हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 1 से 5 जुलाई तक का था। जुलाई का महीना शुरू होते होते इंडिया ने 2020 का वर्ल्ड कप जीतकर मूड को एकदम एलिवेट कर दिया है और उसके बाद में मुंबई के अंदर जो लाखों लोगों ने जो टीम को वेलकम दिया है उससे तो मूड एकदम अपबीट हो गया है। अब सावन के महीने की शुरुआत तो हो गई है और बरखा की गति भी ठीक ठाक ही है अभी तक। जून में कुछ डेफिसिट होने की खबरें आ रही थी, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश होने से गर्मी से तो कुछ राहत मिली ही है। यहां मार्केट में भी रोज रोज नए कीर्तिमान बन रहे हैं, कभी निफ्टी में, कभी बैंक निफ्टी में, कभी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में हफ्ते दर हफ्ते नए नए कीर्तिमान देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट्स की तर्ज पर ही हमारे मार्केट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में जैसे अमेरिका का मार्केट नैस्डैक और S&P 500 भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। मूड भी एकदम से एनर्जेटिक बना हुआ है, जहां पर रोज किसी न किसी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, तो किसी को कोई कंप्लेंट करने की जगह नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट बैंकों के अंदर में एक अच्छा जलवा देखने को मिल रहा था, जिसमें खासकर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और एक हद तक कोटक बैंक भी बढ़िया तेजी दिखा रहे थे। शुक्रवार आते आते HDFC बैंक ने एक ही दिन में 4.5% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिससे इस सेक्टर में थोड़ा जोश अब ठंडा हुआ है। उसी के सामने PSU स्टॉक्स में बजट की एक्सपेक्टेशन को लेकर फिर से एक नया फ्लेवर ऐड हो गया है। यहां पर हम बता दें कि मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स आज की तारीख में खुश नजर आ रहे हैं, सिवाय एक तबका जो कि है रिटेलर्स का। अब रिटेलर्स में भी जो खास जो मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें खास करके उनके पोर्टफोलियोज में हम देखते हैं कि ज्यादा करके मिड और लार्ज कैप्स के मुकाबले स्मॉल और माइक्रो कैप्स का जो परसेंटेज है वो हायर रहता है, और उसमें भी जो माइक्रो कैप्स है और या टाइनी शेयर्स बोल लीजिए, उनका परसेंटेज काफी हायर होता है कंपेयर टू दी एंटायर पोर्टफोलियो। ये हम बाय एंड लार्ज बता रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 महीनों से देखें तो माइक्रो कैप्स में कोई खास बड़ी तेजी देखने में नहीं मिली है। जो रिटेलर्स के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है, उनके भावों में कोई भी खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। वो वही लेवल्स के आसपास में घूम रहे हैं। इन रिटेलर्स को अभी तक तेजी का स्वाद चखने नहीं मिला है। वैसे हमने ये ट्रेंड अमेरिका में भी देखा है, जहां पर जो टॉप 10% ऑफ द स्टॉक्स है वही वहां के इंडेक्स को खींच रहे हैं। बाकी 90% के अंदर में कोई खास वहां पर भी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। ये सारा सब परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का खेल है। अब रिटेलर्स के लिए ट्रेड करना भी महंगा हो सकता है, जहां पर मार्केट रेगुलेटर का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके मुताबिक जो रूमर्स है ऑफ कोर्स मार्केट में कि हो सकता है कि ब्रोकरेजेस अब अपने ब्रोकरेज बढ़ाने के ऊपर में जोर दे। जीरो ब्रोकरेज का जो जमाना था वो शायद अब खत्म होने पे आ गया है। मार्केट रेगुलेटर का और एक सर्कुलर है जिसमें उन्होंने SME IPO के लिस्टिंग के पहले दिन उसके प्राइस मूवमेंट पर 90% का कैप लगा दिया है, पाबंदी लगा दिया है। यानी जो स्टॉक लिस्ट होगा वो इशू प्राइस से 90% से ज्यादा पहले दिन वो जंप नहीं दिखा सकता है। SME IPO की सबसे बड़ी मुश्किल है वहां पर अलॉटमेंट मिलना। वैसे आप लोगों को नॉर्मल IPO में भी कितने अलॉटमेंट लगे हैं वो प्लीज कमेंट करके जरा बताइएगा, क्योंकि जो IPOs इन दिनों में आ रहे हैं वो प्राय 50 से 100 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो उसके अंदर में IPO अलॉटमेंट मिलना मतलब ये कोई भी बड़ी लॉटरी लगने के समान है और बहुत रेयर लोगों को मिला है।
तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसको कौन सा अलॉटमेंट मिला है हाल के दिनों में। वैसे मार्केट में अभी जो तेजी बनी हुई है वो प्राय लार्ज कैप्स में है, और या तो जो लार्ज मिड कैप्स हैं जिनमें एफआईआई बुलिश थे, वो स्टॉक्स में खास मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब यहां पर कुछ एफआईआई की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआई जो इलेक्शन से पहले लंबी शॉर्ट बना के जो पोजीशन चल रहे थे, उन्होंने इलेक्शन के बाद ताबड़तोड़ एक नया स्टांस लिया है, जहां पर अब वो लॉन्ग ओनली पोजीशन बना रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो किस हिसाब से अपनी पोजीशन को चर्न आउट करते हैं, क्योंकि जो पहले जो कंप्लीट शॉर्ट में थे वो अभी कंप्लीटली लॉन्ग में है। यानी पहले इलेक्शन से पहले उनका मेरा अंदाजा है कि कुछ 80% 85% तक शॉर्ट में थे, जो कि अब जुलाई के पहले हफ्ते तक वो 82 से 85% लॉन्ग की पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि यहां से वो आगे क्या कर रहे हैं। एफआईआई ने इस महीने में जो पहला शुरुआती सप्ताह है उसके अंदर में ऑलरेडी 6,874 करोड़ की नेट बाइंग की है, जिसमें से उन्होंने बैंक एक्सपायरी वाले दिन यानी बुधवार के दिन अकेले में 5,500 करोड़ की बाइंग तो एक ही दिन में कर ली थी। 3 सप्ताह से ये एक एफआईआई का ट्रेंड बना हुआ है कि एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी की एक्सपायरी यानी थर्सडे या बैंक एक्सपायरी यानी बुधवार के दिन एक बड़ी बाइंग करके वो नजर भी आते हैं। इसके पहले 2 हफ्तों में उन्होंने बुधवार और गुरुवार के दिन 8-8 हजार करोड़ की बाइंग की थी। ऐसा लगता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एक्सपायरी वाले दिन में अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को काट रहे हैं और वहां पर वो लॉन्ग पोजीशंस भी बना रहे हैं, जो इनके कैश और फ्यूचर्स के फिगर्स देखकर ऐसा प्रतीत होता है। चलिए अब आगे दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें गोल्ड का भाव शुक्रवार को 72,350 यानी 72,350 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले ये करीब 800 रुपए की तेजी इस कमोडिटी में देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2,360 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसमें करीब $35 का इजाफा देखने को मिला है एक सप्ताह में। कच्चा तेल $83 से $84 के बीच ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन शुक्रवार की क्लोजिंग के समय $56,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस कमोडिटी में एक महीने में 70,000 से गिरकर नीचे में $54,000 तक ये चला गया था, यानी एक महीने में करीब 20% तक की गिरावट देखी गई है इस कमोडिटी में। रुपया भी डॉलर के सामने 14 पैसे बढ़कर 83.49 पर ट्रेड कर रहा था। अब यहां पर कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 313 अंक बढ़कर 24,323 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 52,660 पर यानी 318 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 79,996 यानी 963 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है इस सप्ताह में। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी आईटी गत 3 हफ्तों से ये सूचकांक कंटिन्यूस बढ़ रहा है और 3 हफ्तों में ये टोटली अब तक 9% तक बढ़ गया है। आपको याद दिला दें कि ये आईटी लास्ट 1 महीने में ही कंप्लीटली फ्लेवर में आया है, नहीं तो कंटिन्यूसली लास्ट 1-1.25 साल से ये आउट ऑफ फ्लेवर था। निफ्टी फाइनेंस भी 0.95% बढ़ा है इस सप्ताह में। ये इंडेक्स 3 हफ्तों में करीब 5.25% तक का उछाल दिखा चुका है। निफ्टी फार्मा 3.66% बढ़ा है इस सप्ताह में। निफ्टी एमएनसी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, ये सारे के सारे इंडेक्स करीब 1.5 से 2% तक बढ़े हैं इस सप्ताह में और हरे निशान में बंद हुए हैं। घटने वाले इंडेक्स में इस बार कोई भी इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ है इस सप्ताह। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। सबसे आगे है माजगांव डॉक, जो 32% तक बढ़ गया है। जीआरएसई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 29%, कोचिन शिपयार्ड 28%, कैस्ट्रॉल इंडिया 25%, सोलर इंडस्ट्रीज 21%, रेल आरवीएनएल यानी 18%,
हुडको 16.73%, NIA न्यू इंडिया एश्योरेंस 15%, EPL 15%, HFCL 15%, BEML 14.25%, रेम्ब्रांट 14% और इरकॉन इंटरनेशनल 14%। ये इन शेयरों में आप नोटिस करेंगे कि डबल डिजिट में बढ़ने वाले काफी सारे शेयर्स हैं, उनमें भी खास करके डिफेंस और रेलवेज के स्टॉक्स हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस 10% घटा है, एंजल वन 10% है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 6.5% है, अशोक लेलैंड करीब 6% है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 5%, सीएट लिमिटेड 5%, वोडाफोन आइडिया जो सबका फेवरेट है वो भी 4.5% तक घट गया है इस सप्ताह में। प्रिज्म जॉनसन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, टाइटन और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 4 से 5% तक घटे हैं इस सप्ताह में। अब कुछ अगले सप्ताह की भी बात कर लेते हैं जो 8 से 12 जुलाई तक का है। इस अगले हफ्ते की मेन हाईलाइट होगी रिजल्ट सीजन, जो कि 9 जुलाई से चालू हो रहा है। डेल्टा कॉर्प और जेएम ब्रूवरीज का रिजल्ट सबसे पहले 9 तारीख को आएगा, इसके बाद 10 तारीख को टाटा एलेक्सी, और इसके बाद 11 जुलाई को आईटी के दिग्गज टीसीएस भी अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे, जिससे कि आईटी का मूड माहौल सेट होने की उम्मीद है। 11 जुलाई को ही आनंद राठी के भी नतीजे आने वाले हैं और 12 जुलाई को एचसीएल टेक भी अपने नतीजे पेश करेगा। तो आईटी के लिए ये आने वाला सप्ताह काफी अहम होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि यहां से उनका मूड माहौल सेट हो जाए। ऑलरेडी ये इंडेक्स 9% तक बढ़ गया है एक महीने में। इरिडा के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं 11 जुलाई को ही, और 12 जुलाई को डीमार्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बजट के साथ साथ रिजल्ट्स वाले शेयर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताह में। वैसे अमेरिका का जॉब्स डेटा शुक्रवार को रिलीज हुआ, उनमें 4.1% तक का जॉब लॉस का आंकड़ा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका में अभी के लिए इकोनॉमी थोड़ी ठंडी हो रही है। इस डेटा को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि ये डेटा पॉइंट काफी अहम होने वाला है फेड की अगली बैठक के लिए, जो इस पॉइंट को लेकर ही अपनी रणनीति तैयार करेंगे। वैसे अमेरिका के फेड चेयरमैन पॉवेल ने बताया है कि अमेरिका की इकोनॉमी अब थोड़ी धीमी होने लगी है, वहां पर जो तेज गति थी उस पर ब्रेक लगने लगा है, लेकिन अभी भी वो रेट काटने के लिए और ज्यादा डेटा पॉइंट्स एनालाइज करना चाहते हैं, इसीलिए अभी भी रुकेंगे, ऐसा उनका नया स्टेटमेंट है। शुक्रवार को हमारे बाजार की शुरुआत में कमजोरी के साथ हुई थी, क्योंकि गुरुवार को अमेरिकन मार्केट्स में छुट्टी थी और इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज थे वो भी कमजोर थे। हमारे मार्केट्स में शुक्रवार को मेनली प्रेशर डालने का काम बैंक निफ्टी कर रहे थे, जिसमें एक समय में 813 अंक तक नीचे गिर गया था ये सूचकांक। एचडीएफसी बैंक मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा था ये फॉल के लिए, वह 4.5% तक घटा था शुक्रवार को। एचडीएफसी बैंक में बिजनेस अपडेट्स जो आए हैं वो मार्केट को पसंद नहीं आए, इसी वजह से इसमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन दूसरे सेक्टर्स जैसे कि निफ्टी के दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उन्होंने इंडेक्स को फिर से संभाल लिया। जाते जाते निफ्टी 15 में कुछ आधे घंटे में 150 पॉइंट की रैली भी देखने को मिली है, जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, ओएनजीसी, एलएनटी, एचयूएल जैसे शेयर्स। यहां पे एक रूमर भी घूम रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो स्टॉक के अंदर में खास मूवमेंट आता है तो बाजार को चाहिए कि कोई उसमें न्यूज हो, तो उसी वजह से रिलायंस में कोई एक रूमर घूम रही है कि रिलायंस अब अपनी जो जियो की जो आर्म है उसको हो सकता है कि उसको डीमर्ज करे 2025 में 55,000 करोड़ के आईपीओ लाने की बातचीत होने की ऐसी संभावना है। ये रूमर पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को खींचा गया है, लेकिन जो 2025 में होने वाला है उसके लिए अभी से ये मूवमेंट लगता नहीं है कि इसी वजह से होगा, तो इसको एक रूमर के तौर पर ही अब लेना चाहिए। निफ्टी ने 24,401 का नया हाई बनाया है इस सप्ताह में। बैंक निफ्टी ने भी 53,357 53,357 और सेंसेक्स का नया हाई बना है
80,392 का इस सप्ताह में। शुक्रवार को निफ्टी ने 21 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी 443 अंक और सेंसेक्स 53 अंक लुढ़क कर बंद हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। इस गत सप्ताह में स्टार परफॉर्मेंस में सबसे आगे रहे डिफेंस के स्टॉक्स। वो जो हमने पहले भी बताया कि जो स्टार इस बार के जो मेजर गेनर्स है उसके अंदर में सबसे अग्रणी है डिफेंस स्टॉक्स, जो 30% इस सप्ताह में बढ़ गए हैं। और उसके बाद में है रेलवे स्टॉक्स। इसके रेलवे स्टॉक्स में जैसे शुक्रवार के सेशन में अचानक से एक बूम आया और आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स एक ही दिन में 17% तक बढ़ गए। इरकॉन, बीईएमएल, टेक्सरेल जैसे स्टॉक्स भी करीब 8 से 10% तक का उछाल दिखाया है शुक्रवार के सेशन में। रेमंड का स्टॉक इन दिनों में काफी चर्चा में है। शुक्रवार को फिर से यह 9.5% तक बढ़ गया है। इसमें रूमर है कि रेमंड अपनी रियल एस्टेट आर्म को डीमर्ज करने के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है, जिससे एक बड़ी वैल्यू की अनलॉकिंग हो सकती है। इसका नाम रेमंड रियलिटी हो सकता है। इसका रेशियो 1:1 का रहने का अनुमान लगा रहा है मार्केट। बोर्ड ने इसकी मंजूरी पहले ही दे चुकी है। अब शेयर होल्डर्स और मार्केट रेगुलेटर से इसकी मंजूरी मिलना बाकी है। यह शेयर मिड मार्च में 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो शुक्रवार के सेशन में 3200 के ऊपर में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। यानी 3.5 महीनों में यह शेयर ऑलरेडी डबल हो चुका है। इतना भारी भरकम शेयर डबल हो गया 3.5 महीनों में। यहां पर यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ हम एक न्यूज पढ़ रहे हैं। यहां पर अब कुछ आईपीओ की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एमक्योर फार्मा का आईपीओ बंद हो गया है गत सप्ताह में। यह आईपीओ 67.86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इस आईपीओ का इशू साइज था 1952 यानी 1952 करोड़ का था। इसके वैल्यूएशंस को लेकर काफी चर्चा हो रही थी मार्केट में, लेकिन फाइनली ये अब ये सक्सेसफुल आईपीओ के तौर पर देखा जा रहा है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज का भी आईपीओ गत सप्ताह में बंद हो गया है और ये भी आईपीओ 62.76 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसका इशू साइज था 745 करोड़ का। इस हफ्ते में जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज का आईपीओ, जो 281 रुपए के इशू प्राइस के सामने 320 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी 13.8% के प्रीमियम के साथ। वहीं व्रज आयरन एंड स्टील का आईपीओ भी लिस्ट हुआ है। इसका इशू प्राइस था 207 रुपए का, जिसके सामने ये 240 पर लिस्ट हुआ है, यानी 15.94% का प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई है। अब आगे क्या होगा, ये सबके जहन में एक ही सवाल है। गत सप्ताह में जो तेजी देखी गई थी इंडेक्स के लेवल पर, वो इस सप्ताह में कुछ धीमी पड़ती हुई नजर आई है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 300-350 अंक जितना बड़ा है। बैंक निफ्टी में भी इनफैक्ट वो तो नेगेटिव में चला गया था, लेकिन लास्ट में जो शॉर्ट कवरिंग आई है निफ्टी के अंदर शुक्रवार को, उसकी वजह से ये फिर भी 318 अंक बढ़कर बंद हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि इंडेक्स लेवल पर अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नो मैटर हम नए कीर्तिमान वीक पर वीक बनाते जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर बिकवाली का भी जोर काफी देखने को मिल रहा है, जिससे यह लगता है कि बाजार अभी एक रेंज में कामकाज कर सकता है। हो सकता है कि बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाए। वैसे हम बता दें यहां पर कि बीएसई लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप ऑलरेडी 450 लाख करोड़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। बाजार में अभी सरकारी कंपनीज में फिर एक चाल मिल सकती है। बजट के समय आमतौर पर सरकारी कंपनियों में एक अच्छी चाल देखने को मिलती है। निफ्टी अभी के लिए हो सकता है कि 24,100 से 24,200 के जोन में निफ्टी को कुछ एक सपोर्ट मिल सकता है। वहीं 24,400 से 24,500 के रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगले हफ्ते भारत के महंगाई और आईआईपी के आंकड़े जारी होंगे। वैसे ही अमेरिका के भी महंगाई के आंकड़े जारी होंगे अगले सप्ताह में। अब बाजार का फोकस Q1 के रिजल्ट्स पर चला जाएगा, जो मार्केट के लिए अब ट्रिगर का भी काम कर सकता है।
तो बाजार के लिए दो बड़े ट्रिगर्स हैं, बजट और रिजल्ट सीजन। ये दोनों का असर आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो ये आने वाला सप्ताह काफी एक्शन पैक्ड होने की उम्मीद है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 8/7/2024 से लेके 12/7/2024 के बीच में बाजार का हाल हकीकत में टेक्निकली क्या क्या चीज उभर के आ रहा है। मेरा बाईं तरफ है वीकली निफ्टी, बीच में है डेली निफ्टी, उसके बाद है बैंक निफ्टी वीकली, और एकदम दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली। तो पहले वीकली निफ्टी से शुरू करते हैं। बाजार के अंदर इंडेक्स और चार्ट देखने का समझ में आता है, देखने से यही समझ में आता है कि बाजार के अंदर वीकनेस तो है ही नहीं, और नया हाई बनाते बनाते बाजार 24,400 छू के थोड़ा सा नीचे 23,300 के ऊपर बंद करने में सक्षम हुए हैं। वीकली क्लोजिंग हुआ है 24,323 के ऊपर, माने 24,300 के ऊपर क्लोजिंग मेरे हिसाब से एक बढ़िया क्लोजिंग। अब जब तक 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद नहीं होता है तब तक के लिए बाजार को हम लोग ये नहीं बोल सकता है कि बाजार के अंदर कोई वीकनेस आ गया। वीकली चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप इज कंसर्न बहुत ही बढ़िया जगह में है, और स्लोप कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ प्राइस के साथ ही जा रहा है, जो कि अच्छा साइन है। कॉज ऑफ कंसर्न जो है स्टोकैस्टिक्स एंड आरएसआई जहां है, एक तो डेली वीकली मिला के अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में हम लोग अभी है। दैट्स वाई थोड़ा सा कॉशस अप्रोच लेने के लिए मेरे दिमाग में अभी इसी टाइम में आ रहा है। बट मोमेंटम इज कंसर्न, जो लोग ट्रेडर है उन लोग के लिए अभी भी मोमेंटम ऊपरी हिस्से में बना हुआ है, और वो मोमेंटम ऊपर जाने का ही इंगित दे रहा है। डेली चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट फ्राइडे निफ्टी पूरा दिन नेगेटिव रहने के बाद बंद होते होते आधा एक घंटा के अंदर जिस हिसाब से बाइंग आया है और वो पॉजिटिव जगह में क्लोजिंग दिया है, वो नेक्स्ट वीक में प्रीवियस जो टॉप है दैट मीन्स 24,401 के ऊपर अगर चलता है तो बाजार में अंदर फिर एक मोमेंटम ऊपरी हिस्से में बन सकता है। कॉज ऑफ कंसर्न जो है डेली आरएसआई अभी हम लोग 73 में है, और जो मैं देखता हूं लॉन्ग टर्म आरएसआई जो 65 डेज के हिसाब से है वो अभी 60 के ऊपर में है। दैट मीन्स वी आर इन ए कॉशस जोन। क्योंकि लास्ट बहुत बार आप देखेंगे, आप लोग घर पे ये ट्राई कर सकते हैं कि 65 डेज आरएसआई जब जब 65 के आसपास पहुंचता है, बिटवीन 60 एंड 60, दिस इज अ कॉशन जोन। तो अभी हम लोग 61.5 के आसपास वैल्यू में चल रहा है 65 डेज आरएसआई। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा कॉशस अप्रोच रखूंगा, क्योंकि बाजार के अंदर जो यूफोरिक रन चल रहा है थोड़ा सा इंडेक्स के लिए मैं ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा कॉशस रहूंगा। बट बैक ऑफ द माइंड ये सोचना चाहिए, जब तक ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का जो दिशा है अभी भी 24,750 के हिसाब से ही निफ्टी चल रहा है। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये तो टाइम वक्त ही बताएगा, बट मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है। जब तक 13 डे में नीचे क्लोजिंग होके बंद नहीं होता है, जिसका वैल्यू अभी रफली अराउंड 23,900 के आसपास है, ऊपरी हिस्से में 24,750 दिमाग में रख के चार्ट देखना और बाजार को इंटरप्रेट करना बढ़िया रहेगा। वीकली बैंक निफ्टी जिस जगह में है ये भी पॉजिटिव जोन में है। हालांकि लास्ट वीक में वोलेटिलिटी के साथ बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाया ड्यू टू एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट, वो तो होना ही है। वीकली एमएसीडी एंड वीकली आरएसआई हिसाब से देखा जाए मोमेंटम इज कंसर्न अपवर्ड में ही है। वीकली ओवरबॉट जोन में हम लोग पहुंच गया। सेम चीज आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, 65 डेज आरएसआई डाल के डेली बैंक निफ्टी के अंदर 13 डीएमए को टच करके ऊपर में आया है। बट वेरी प्रॉमिसिंग जो है, जो 13 डीएमए से तो डिस्टेंस हो गया था वो डिस्टेंस अभी कम हो गया। तो देखना ये चाहिए अगर नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी फिर से मोमेंटम कैरी होता है, क्योंकि 53,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो फिर से एक मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है। तो ये था मेरा वीकली बैंक निफ्टी का और डेली बैंक निफ्टी कॉम्बिनेशन, साथ में निफ्टी का रिव्यू है। अब हम लोग स्लाइड में देख लेंगे नेक्स्ट वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। चलिए हम लोग का
नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप जो स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे वो है भलोर स्टेट लिमिटेड। ये नाम चेंज हुआ, नेम चेंज हुआ है, एक्चुअली इसका नाम है डीवी डीवी रियलिटी। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन ग्रिप्स कॉटन एंड इज्मो। तीनों तीनों अप्रोच में हम चार्ट विश्लेषण करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो एडुकेटिव पार्ट है वो आगे और बढ़ते रहे। शुरू करता हूं डीबी रियल एस्टेट। इसका जो नेम चेंज होने के बाद आप लोग काइंडली इसका जरूर से नेम चेंज जो हुआ है उसको देख लीजिए। प्राइस चार्ट अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से करेक्टिव फेज होने के बाद फिर एक नया दिशा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से लास्ट फ्राइडे वीकली बंद हुआ है एक कंसोलिडेशन के बाद। क्योंकि प्राइस चार्ट अगर देखा जाए तो इसका जो मोमेंटम है, ये प्रीवियस जो टॉप है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए बार बार रुक जा सकता है। लेकिन पैटर्न इज कंसर्न एंड प्राइस वॉल्यूम एंड प्राइस इज कंसर्न, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट डेवलप हो रहा है। टेक्निकल्स का बाकी जो चीज है उसमें मैं जो देखता हूं वीकली एमएसीडी जिसका लगातार स्लोप नीचे की तरफ आ रहा था, इस हफ्ते में वो स्लोप इतना दिन के बाद नेगेटिव नेगेटिव जोन में स्लोप चेंज हुआ है, जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। बट इसका एक मंथली चेक अगर कर लेते हैं तो मंथली अभी तक इसका जो चेंजेस है वो नीचे की तरफ ही है, तो दैट मीन्स थोड़ा रुक रुक के इसका मोमेंटम बन सकता है। बट वीकली चार्ट इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग। वीकली एमएसीडी, वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड स्पेसिफिकली वीकली आरएसआई वेरी इंटरेस्टिंग जगह में आके खड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्टॉक है डीबी रियलिटी, जिसका नाम चेंज होके वेलोर स्टेट लिमिटेड हो गया, भलोर स्टेट लिमिटेड हुआ, काइंडली चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक ग्रिप्स कॉटन। ये भी एक चैनल के अंदर काफी दिन से मोमेंटम कर रहा है, करीब लास्ट 1-2 साल हो गया, और एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने खींच के रखा हूं। नीचे की तरफ जो वाइटल सपोर्ट एरिया है वहीं पर बजे में इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन का लोएस्ट पॉइंट बना था, उसके बाद से फिर से मोमेंटम चेंज होने का कोशिश कर रहा है। 1326 का क्रॉसओवर होगा कि नहीं होगा ये तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तो इतना बड़ा जो डाउन ट्रेंड लाइन है, जो कि बार बार जाके यहां पर जो रेड डॉटेड लाइन है इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, इसको भी क्रॉस करने में सक्षम होगा। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप आप लोग चेक कर सकते हैं, जो मैं चेक ज्यादा करता हूं। इसका अगर मंथली स्लोप देखा जाए ये भी काफी इंटरेस्टिंग, ऊपर नीचे करके अभी ऑन गोइंग मंथ है, दैट्स वाई मंथली हम ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। बट जो मंथ क्लोजिंग हो चुका है वो अभी भी नेगेटिव जोन में है। नेक्स्ट पार्ट है स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई, और वेरी इंटरेस्टिंगली आरएसआई वीकली मेरे हिसाब से इसको नजर करना चाहिए आप लोग को रेडार लिस्ट में डाल के। तो ये था ग्रिप्स कॉटन। एंड फाइनली और एक इंटरेस्टिंग चार्ट इज्मो लिमिटेड, जिसका पुराना नाम मेरे हिसाब से जो दिमाग में आ रहा है लॉजिक्स माइक्रोसिस्टम था। आप लोग काइंडली चेक कर लीजिए। ये एक मंथली चार्ट है, ऐसा पैटर्न में क्या हम नेगेटिव बोल सकते हैं? तो देखना ये पड़ेगा कि ये मंथ का क्लोजिंग हुआ है, लेकिन ये तो ऑन गोइंग मंथ है,
अभी 5-7 दिन ही ट्रेडिंग हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को वेट करना चाहिए। बट जिस हिसाब से वॉल्यूम डेवलपमेंट हो रहा है, खास करके ये सब जगह में, मंथली वीकली अगर चार्ट देखा जाए, तो वीकली चार्ट का इंटरेस्टिंग, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसलिए इस स्टॉक के ऊपर आप लोग को ध्यान देने के लिए बोलूंगा कि बहुत पुराना चार्ट है, डेटा बहुत है, इस टाइप ऑफ पैटर्न ये चार्ट के अंदर थोड़ा सा नजर रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आप लोग काइंडली, आप लोग का जो फंडामेंटल स्टडी है या टेक्निकल्स का बाकी जो स्टडीज है, वो सब करके रेडार लिस्ट में डाल के ये सब स्टॉक जो है, खास करके इज्मो लिमिटेड, ग्रिब्स कॉटन, वालोर स्टेट लिमिटेड, ये सब स्टॉक को 6 महीना, कम से कम साल भर हो, चाहे चाहे 1-1.5 साल, जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को रेडार लिस्ट में डालना चाहिए। तो ये था मेरे लिए आज मेरे तरफ से ये टेक्निकल का जो हम एक्सपेरिमेंट किया है, वो आप घर पे देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि जो भी हमारे ट्रेडर्स है, व्यूअर्स है, इन्वेस्टर्स है, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।